हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको कक्षा 10वीं के लिए एक फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि 8वीं कक्षा से शुरू की जाती है, फिर से 10वीं कक्षा में है, फिर से आपको इंटर का जो सेकेंड ईयर है उसमें भी रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। और बहुत सारे एग्ज़ाम जो 10वीं कक्षा के आधार पर जैसे ग्रुप डी के हैं, पुलिस का बहाली है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। वर्तमान के लिए भी सही है, आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप एक कोई बिहार का पॉलिटेक्निक है या कोई भी एग्ज़ाम जो देना चाह रहे हैं उसमें ये सबसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका शुरुआत करते हैं कि प्रकाश के बारे में है। ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वो क्या करता है? ऊर्जा हमको वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। और ये प्रकाश की रेखा जो है सरल रेखा में चलती है, इसको हम प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो है 3 प्रकार की होते हैं: अभिसारी, अपसारी, समानांतर। ये किरण पुंज है। किरण पुंज एक तरह से जिस तरह से लकड़ी का गट्ठा होता है, लकड़ी का एक बोझा होता है, उसी तरह से प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद से हम प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश एक्चुअली कहाँ से निकलता है, तो प्रकाश का स्रोत कौन कौन से हैं? कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक में सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत आपका सूर्य है, और मानव निर्मित से बहुत सारे बल्ब वगैरह हैं, टॉर्च हैं, दिया है, मोमबत्ती है, ये सब है प्रकाश के स्रोत। इससे बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सब बेसिक है, इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। उसके बाद से आते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये होता क्या है प्रकाश का परावर्तन? जिस प्रकार से आप एक खेल में गेंद को दीवार पे मारते हैं और वापस टकरा के वापस आता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश जब किसी उच्च क्वालिटी की पॉलिश किया है जिस पे प्रकाश पड़ता है और उस पर पड़ने के बाद से वापस उसी माध्यम में लौटता है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें अधिकांशतः सभी किरणें जो भी उस पर आपतित होती है और कुछ किरणें उसमें रह भी जाती है अगर अच्छा नहीं है सरफेस। तो बहुत सारी किरणें अगर अच्छा परावर्तक है तो सभी किरणें वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। तो ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के नियम कितने होते हैं। एक बहुत बार पिछले साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण पे आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। जो भी किरणें आती हैं आपतित किरण है और टकराने के बाद वापस जाती हैं उनको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अविलंब जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है वही अविलंब होता है। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। वो जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो हमेशा आभासी बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आभासी प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु के सीधा बनेगा। उसके बाद से हम आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जब हम इसको गोलीय दर्पण में हम एक उदाहरण से देखते हैं चम्मच के बारे में। गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है जो जिसका अंदर वाला भाग धंसा हुआ रहता है और बाहर परावर्तक सतह जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, वो अवतल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ है, उत्तल दर्पण है।
तो ये अवतल उत्तल में बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी ही बनता है। और इसीलिए जो भी हम वाहनों में प्रयुक्त जो भी दर्पण का उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि वो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, दूसरा क्या है उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। तो इन दर्पण के उपयोग को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, जो भी डॉक्टर हैं वो शरीर के कुछ भाग जैसे मुख है, नाक है, शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए वो अपने माथे पे एक टॉर्च लगा के रखते हैं। टॉर्च जो टॉर्च नहीं रहता है एक्चुअली, वो शीशा रहता है, परावर्तक सतह शीशा रहता है जो प्रकाश को एक जगह एक केंद्रित करता है, जो अंदर की भाग को देखने के लिए मदद करता है। उस बाद से ये गोलीय दर्पण में कुछ संबंध है। गोलीय दर्पण में आपको ये मुख्य अक्ष क्या होता है, जो वह अक्ष जो दर्पण के फोकस दर्पण के ध्रुव से गुजरता है, यानी दर्पण को आधा आधा बांटता है। ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, फोकस बिंदु है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी जो है दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी है। इसके कुछ आप चाहें तो इसमें जो भी नोट करना है इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसमें लिख भी सकते हैं, जो भी इसमें नोट्स दिया गया है। उस बाद से मुख्य अक्ष का है, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब चीज़ें हैं बेसिक जो आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है। तो ये वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका प्रूफ भी है, इसको आपको प्रूफ करना होता है ना। तो ये सूत्र है, पहला सूत्र है। इसमें क्वेश्चन ये रहेगा किसी दर्पण का दे देगा कि अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी दिया गया है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आसानी से इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें है कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उन प्रतिबिंब जो बनता है उसके लिए कुछ मुख्य किरण आरेख, कुछ जैसे कि जो भी समानांतर किरणें आती हैं अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद से मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, या जो भी किरणें फोकस की दिशा में आती है वो परावर्तन के बाद से मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तित हो जाती है, लेकिन वो ऐसा महसूस होता है कि वो किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये उत्तल और अवतल में यहाँ पर कुछ बेसिक आपको किरण आरेख है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी समानांतर आ रही है परावर्तन के बाद से दर्पण से टकराने के बाद से अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगी, फोकस की दिशा में आ रही है तो समानांतर निकलेगी। उत्तल दर्पण में समानांतर आ रही है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, समानांतर फोकस की दिशा में आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इनको आपको ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र की दिशा में है तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। क्यों लौट जाएगी, क्योंकि वह दर्पण पे बिल्कुल लंबवत पड़ती है, इसके कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से कुछ किरण जो है आपको जितना कोण बनाती हुई आएगी उतना कोण बनाती हुई जाएगी, I बराबर R, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है कि इसमें उत्तल दर्पण में बहुत सारे क्या हैं प्रतिबिंब बने हुए हैं। वो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु अनंत पे है, बिल्कुल दूर पे, जैसे सूर्य है आपका, वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से जो भी किरणें आती हैं दूर से आती हुई किरणों को हम समानांतर मानते हैं, और वो किरण अवतल दर्पण में एक बिंदु यानी फोकस पे एकत्रित हो जाएगी, यानी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा,
वह जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और आकार बहुत छोटा बनेगा। कब? जब प्रतिबिंब वस्तु अनंत पे है। दूसरा जो है, जब वस्तु को हम अनंत और सी के यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है ए बी, और उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। वस्तु से वस्तु बड़ा है और इसका प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बन रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा जो है, जब वस्तु को हम केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और उल्टा बनेगा, समान बनेगा। यही स्थिति आपको ध्यान रखना है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे। नेक्स्ट, चौथा जो है, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच में। ये आपको याद रखना है। सी पे जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे, हाँ, तो ये फोकस पे रखेंगे तब वस्तु जो है बनेगा वो अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पे बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इस और वास्तविक और उल्टा बनेगा। छठा जो है, ये छठा जो है ये केस, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये हजामती दर्पण में इसका उपयोग है। जब हम अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इसलिए हजामती दर्पण का उपयोग कौन सा दर्पण में, किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो कैसा रहता है? अवतल दर्पण रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी में कुछ, ये तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हैं। आपको यहाँ पे 2-3 प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में बन रहे हैं, इनके बारे में आपको देखना है कि अनंत से आ रही है तो कहाँ बनेगी प्रतिबिंब? फोकस पे बनती हुई प्रतीत होगी क्योंकि ये आभासी ही बनेगी। उस बाद से कुछ अनंत है और फोकस की तक आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस से होकर, फोकस के पास अनंत पे है तो फोकस पे बन रहा है, और जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस से वो दर्पण की तरफ खिसकता चला जाएगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनते जाएगा। और इनका उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टार्च, सर्चलाइट, इन सभी के अग्रदीपों में, हाईलाइट में इस सब का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण जिसको अभी बताए हम, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ जो मरीज के दांत वगैरह, कान, नाक देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में, ये देखिए ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये निश्चित है कि क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उपयोग उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवर जो है पीछे के वाहनों को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं। उस बाद से गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी बिल्कुल आपको निर्देशांक ज्यामिति की तरह है। इसमें समझना है कि जब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये दोनों एक दूसरे को काटती है तो ऊपर का लाइन पॉजिटिव, नीचे जब जाते हैं तो निगेटिव, और एक्स अक्ष पे दाएं जाते हैं तो पॉजिटिव और बाएं जाते हैं तो निगेटिव। बिल्कुल इसी पे आपको यह ध्यान रखना है। दर्पण सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र। इसका प्रूफ भी आपको जानना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि दर्पण सूत्र में प्लस रहता है। कन्फ्यूजन यही है दर्पण सूत्र और प्रतिबिंब और लेंस सूत्र में। यहाँ पर क्या है कि दर्पण सूत्र में 1/v प्लस है, ध्यान देखिएगा, और 1/u बराबर 1/f होता है। f की जगह पे आप r/2 का भी मान रख सकते हैं। f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और r क्या है? वक्रता त्रिज्या। m क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। m मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन क्या है? यह वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी यहाँ पर h डैश अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है बिंब की ऊंचाई है तो इनके अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह अनुपात है। तो एक इसका दूसरा सूत्र भी आता है सामने, वो क्या है? m बराबर -v/u। तो आपको इनको ध्यान रखना है। और इस आवर्धन के मान पे
आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब कैसे बना है, अगर m का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा है, आवर्धित है, बड़ा है। m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर बना है, वस्तु के बराबर है। 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। और इसमें पॉजिटिव निगेटिव से है पता चलेगा, यदि यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई प्लस और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई h है और वास्तविक है और वह क्या है, ऋणात्मक है, तो वो क्या बताया जाएगा, वास्तविक रहेगा। आभासी के लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवर्धन जब रहेगा ऋणात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और वो प्लस में है, पॉजिटिव है, आवर्धन क्या है, पॉजिटिव है, तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब, अगर प्लस में है तो वह प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आभासी बनेगा। ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आवर्धन का मान क्या होता है, निगेटिव रहता है, क्योंकि हमेशा उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इस बात से आते हैं कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आते हैं। ये अगला चैप्टर है। ये अभी आपको ये वीडियो बनाए हैं प्रकाश का प्रवर्तन के, और उसके बाद से दूसरा वीडियो बनाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।